हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th साइंस की बात करेंगे अपने पास। और 11th साइंस में आपको एटम चल रहा था, लेसन नंबर 2 आपके पास। और लेसन नंबर 2 में आपको जे थॉमसन कंप्लीट करवा दिया, आपको बोर कंप्लीट हो चुका है आपके पास। ठीक है, इसके बाद चलेगा तीसरा टॉपिक जो चलेगा आपके पास रदरफोर्ड का स्वर्णपणिका पर प्रयोग। रदरफोर्ड का स्वर्णपणिका प्रयोग क्या था, मालूम होगा आपको? नहीं मालूम तो और कराएंगे। अभी देखते हैं अपने पास क्या है। इन्होंने एक स्वर्णपणिका ली, ठीक है, और जिसकी थिकनेस 1 नैनोमीटर के लगभग थी। इसकी बिल्कुल छोटी, बिल्कुल पतली मोटाई की अपने पास क्या थी, स्वर्णपणिका बिल्कुल पतली लीप के आकार की। पणिका का मतलब होता है लीप, पणिका का मतलब क्या होता है, लीप। ठीक है, और स्वर्ण यानी क्या होता है, सोना। बात समझ में आ गई यहाँ तक कि सोने कौन सी धातु होती है? सोना एक एयु धातु होती है आपके पास। और विद्युत की कैसी होती है, सुचालक है। यानी ये स्वर्णपणिका कैसी होगी आपके पास, सुचालक प्रकृति की होगी आपके पास। और धातु है, धातु पर क्या होता है बेटा, धनावेश पाया जाता है। ठीक है, तो इसके मध्य क्या है, पॉजिटिव चार्ज आपके पास है, जो कि एक निश्चित आकृति दे रहा है स्वर्णपणिका के ऊपर। ठीक है, और इस पर बौछार करवाई, इस स्वर्णपणिका पर क्या करवाई, बौछार करवाई। किसकी बौछार कराई थी इन्होंने? अल्फा कणों की। किसकी बौछार करवाई थी इन्होंने? अल्फा कणों की बौछार करवाई थी। ये अल्फा कण जैसे किरणें जाती है अपने पास, वे में जाती है। ये अल्फा कण सीधे इससे टकराते हैं। ठीक है, टकराने के पश्चात क्या होगा, सारी किरणें जा रही है, रेज जा रही है हमें। ठीक है, और स्वर्णपणिका से जैसे टकराएगी तो अधिकांश सभी अल्फा कण कैसे निकल जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। सारी चीज बताएंगे कैसे क्या कैसे निकले आपके पास। और 20,000 भी बोल सकते हैं, 18,000 ही बोल सकते हैं आपके पास। उनमें से एक कण इससे टकराकर पुनः अपनी स्थिति पर आता है। ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज अभी बताएंगे आपको। देखो क्या बोला इन्होंने, अल्फा कणों की बौछार जब स्वर्णपणिका पर जब गिराई जाती है, रदरफोर्ड ने बताया, अल्फा कणों की बौछार जब स्वर्णपणों पर की जाती है तो अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। इसके निम्न तर्क दिए। तर्क नंबर 1, ये सीधे क्यों निकल गए? सबसे पहले ये बताया इन्होंने कि ये सीधे इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि ये पूर्ण रूप में जो स्वर्णपणिका का जो भाग है वो कैसा है, रिक्त है, रिक्त भाग है। रिक्त भाग का मतलब है यहाँ पर कोई भी कुछ आयन नहीं है आपके पास। ठीक है, न कोश है, न उपकोश है, न कक्षक है, इसलिए सारे आयन क्या है, खाली स्थान है। जैसे ये खाली स्थान है, मानो ये खाली स्थान है अपने पास, और यहाँ से अपन किसी कण को गिरते हैं तो सीधा निकलेगा। और इसी प्रकार इसके सामने कोई दीवार खड़ी कर दी जाए तो ये टकरा के आगे नहीं जा पाएगा। तो सभी अल्फा कण तभी जा पाएंगे जब इस स्वर्णपणिका का भाग कैसा होगा आपके पास, वैकेंट भाग होगा, रिक्त भाग होगा। इसी प्रकार 18,000 या 20,000 कणों में से लगभग एक कण, कितना कण बोला मैंने, लगभग एक कण पुनः अपनी स्थिति पर आ जाता है। ये भी कोई एक बड़ी बात बताते हैं, इसको कैसे है आपके पास। सिर पकड़ के बैठ गए रदरफोर्ड जी, ये क्या हो गया मेरी जिंदगी के अंदर, पहली बार ऐसी घटना देखी मैंने। सिर में चोट आई बहुत तगड़ी, क्या करें अब। जैसे एक दीवार के ऊपर किसी बॉल को अपन क्या करते हैं, घेरते हैं, तो वो पुनः अपनी स्थिति पर आती है। आने के पश्चात वो घटना हुई उनके सामने। जैसे अपन कील को ठोकते हैं, कई बार कील ठोकते वक्त अपने तरफ आती है, तो ऐसी घटना इनके सामने हुई। तो इस स्थिति को समझाने के लिए रदरफोर्ड ने निम्न तर्क दिया। तर्क नंबर 2, इन्होंने कहा कि अल्फा कण की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, धनावेश। अल्फा कण की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव। मध्य में क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव जब आपस में भिड़ेंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्लस प्लस के मध्य प्रतिकर्षण होता है, प्लस माइनस के मध्य क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और माइनस प्लस के मध्य भी क्या होता है, अट्रैक्शन होता है।
और माइनस माइनस के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो प्लस वाला रे जब प्लस वाले धनावेश से मिलेगा तो दोनों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और ये आगे नहीं जा पाएगा, इसी के पास क्या आ जाएगा, दोबारा आ जाता है। ये दिया किसने, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने इसका आगे इसका क्या किया, विकास किया। इसके जो स्वर्णपणिका से जो किरणें जा रही थी, इस पर एक जिंक सल्फाइड की क्या लगाई, परत लगाई। अब टेलीविजन देखा होगा आपने, टेलीविजन तो देखते ही हैं, रोजाना ही देखते हैं अपन टेलीविजन तो, ठीक है। लेकिन उसको टेलीविजन को खोल के जब देखते हैं अपन, क्या देखते हैं, अपने पास शीशा होता है, शीशे से अंदर की ओर चलते हैं, काले रंग की एक परत होती है। बात समझाएंगे, टेलीविजन के अंदर की बात कर रहे हैं आपको हम, ठीक है। तो शीशे को खोलते हैं या टेलीविजन को जब खोलते हैं तो आगे आगे तो शीशा रहता है, ठीक है, कांच लगा हुआ होता है, और कांच के उसके पीछे की तरफ एक काले कलर का एक पदार्थ होता है, वो होता है जिंक सल्फाइड। किसका होता है वो, जिंक सल्फाइड का होता है। फिर इसके बाद देखते हैं उसके पीछे सामने की तरफ लट्टू लगा हुआ होता है, बल्ब, जो कि गिरता है उसके ऊपर प्रकाश, और प्रकाश जैसे ही उस काली लेयर पे गिरता है तो वो क्या होता है, स्फुरदीप्ति उत्पन्न होती है, और स्फुरदीप्ति को क्या कहते हैं, चमक। क्या कहते हैं, चमक। तो इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, अपने टेलीविजन में चमक उत्पन्न करने में कर सकते हैं इसका उपयोग। तो बात कंप्लीट है आज आपकी कि स्वर्णपणिका पर जब अल्फा कणों की बौछार कही जाती है, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। जब इनके मध्य जिंक सल्फाइड से लेपित जब धातु रखी जाती है, जैसे ही अल्फा कण जिंक सल्फाइड में गिरते हैं तो क्या उत्पन्न होती है, आपके पास स्फुरदीप्ति उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग टेलीविजन में चमक उत्पन्न करने में किया जा सकता है। सर चित्र कहाँ से मिलेंगे, अंतरिक्ष से मिलेंगे बेटा, टेलीकास्ट से। वो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, टेलीकास्ट वाले करते हैं, डीटीएच का अलग, एयरटेल का अलग, वोडाफोन का अलग, टेलीकास्ट काम होता है। लेकिन चमक कहाँ से उत्पन्न होगी, आपकी जो लेयर है टेलीविजन के अंदर, काली लेयर है, सामने की तरफ बल्ब लगा हुआ है, वो उत्पन्न करेगी आपके स्फुरदीप्ति, चमक उत्पन्न करती है, जिसका उपयोग टेलीविजन में कर सकते हैं। तो रदरफोर्ड भी क्लियर हो चुका है आपके पास। नेक्स्ट सिद्धांत देखते हैं आज अपन, क्या है। नेक्स्ट सिद्धांत आपके पास है, नेक्स्ट सिद्धांत आपके पास है प्लांक का कणीय सिद्धांत। कौन सा है, प्लांक साइंटिस्ट है और प्लांक का कौन सा चलेगा, कणीय सिद्धांत। ये क्या चीज है आपको बताएंगे, आपको, ठीक है, करवा चुके हैं आपको। इस सिद्धांत में क्या होता है कि जब ये परमाणु है आपके पास, ठीक है, ये नाभिक है, प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन है, ये आपके कोष होते हैं, ये के कोष है, ये एल कोष है, फिर एम कोष है, फिर है आपके पास कौन सा कोष है, एन कोष है। अब इसको समझाना है आपको, प्लांक का कणीय सिद्धांत क्या है। हमने आपको समझा चुके ये बात आपको कि जब इलेक्ट्रॉन एक कोष से दूसरे कोष में जाता है, लिखते चलो बेटा, जब इलेक्ट्रॉन एक कोष से दूसरे कोष में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण किस रूप में दिखाई देता है, बंडल, पैकेट, क्वांटे के रूप में प्राप्त होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक कोष से दूसरे कोष में जाता है तो इलेक्ट्रॉन बंडल, पैकेट और कणीय रूप में प्राप्त होता है, जिन्हें प्लांक ने फोटोन नाम दिया। ठीक है, ये बात करते हैं आज अपनी चीज को किस तरीके से व्यवस्थित करेंगे। देखो इधर एक अंधेरा कमरा है आपके पास, बिल्कुल अंधेरा कमरा, और एक खिड़की लगी हुई उसमें आपके पास, और सूर्य देवता जब प्रसन्न होते हैं आपके पास, खिड़की से जब सूर्य देवता आते हैं अंधेरे कमरे के अंदर, तो धूल के कण कैसे नजर आते हैं आपको, छोटे छोटे कणों के रूप में प्रदर्शित होते हैं आपके पास, जिसे प्लांक ने इसे क्या नाम दिया, फोटोन। क्या नाम दिया, फोटोन। उन कणों को नाम दिया किसने, प्लांक ने, फोटोन नाम दिया। यह भी कह सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन एक कोष से दूसरे कोष में प्रवेश करता है तब ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण बंडल, छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में जाता है, कणीय रूप में होता है, जिन्हें प्लांक ने क्या नाम दिया, आपके क्वांटा या फोटोन नाम दिया। और उस कण की टोटल एनर्जी कितनी बताई इन्होंने, E बराबर डेल कुल एनर्जी, डेल E को बोलेंगे कुल एनर्जी परिवर्तन, डेल E बराबर बताया था H म्यू। और म्यू को क्या बोलते हैं बेटा, आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्ती कहा जाता है।
एच क्या है यहाँ पे, प्लांक कांस्टेंट। एच क्या है यहाँ पे है, प्लांक कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं, इस चीज को अपन आगे बढ़ाएंगे आज अपन। म्यू बराबर होती है आवर्ती, आवर्ती को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की इकाई होती है एच जेड। इसकी जो हर्ट्ज इकाई होती है, ध्यान रखना है आपको। इस आवर्ती का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी बटा लैम्डा। सी यहाँ पे है प्रकाश का वेग, सी यहाँ पे कौन सा वेग है, प्रकाश का वेग। सी को प्रकाश का वेग कहा जाता है, और प्रकाश की वेग की सूत्र क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड होता है आपके पास। इसके बाद चलते हैं, लैम्डा तरंग दैर्ध्य होती है, बात कंप्लीट है। लैम्डा कौन सी दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ, इंग्लिश में वेवलेंथ कहते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, लंबाई हो गई एक तरीके से तरंग की। चले आगे, अब देखो इधर म्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, सी बटा लैम्डा। तो डेल ई बराबर क्या ले सकते हैं यहाँ पे, म्यू की जगह सी बटा लैम्डा, तो आपके पास हो गया एस सी अपॉन लैम्डा। इसको भी बताएंगे अब आप क्या चीज है। देखो डेल ई और लैम्डा के बीच में संबंध कर रहे हैं, डेल ई इजगल टू 1, अगर एच और सी का मान 1 हो तो डेल ई और लैम्डा के मध्य संबंध कर रहे हैं तो क्या आएगा, 1 अपॉन लैम्डा। इस चीज को समझाएंगे हम आपको। डेल ई क्या है, एनर्जी है, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। शुरुआती प्रकाश की बात करते हैं आज अपन। मॉर्निंग काल का समय था, अपने पास खुले में बैठे हुए थे, अपने पास खेत के अंदर फार्म हाउस में बैठे हुए थे, आप अपने घर के अंदर बैठे हुए थे। सर्दियों का समय था आपके पास, और जब सूर्य जब आपको दिखाई दिया, 6 बजे का टाइम है, जब सूर्य सन देवता मॉर्निंग समय के समय आपके पास प्रसन्न होते हुए दिखाई देते हैं आपके पास, आप जल चढ़ाते हुए नजर आते हैं शुरुआती प्रकाश में, तो उस समय की स्थिति को विवरण करो आप, क्या होता है उसमें, क्या होता है। आप छोटे छोटे जो किरणें को देख पाते हैं कि ये किरणें किधर से फैल रही है, होता यही है। आप किरणें देख सकते हैं कि यार उस समय किरणें आपको दिखाई देती हैं आंखों के सामने, तरंग दे दिए दिखाई देते हैं आपको। तो एनर्जी कम होगी उस समय, एनर्जी क्या होती है बेटा, शुरुआती प्रकाश में एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, रहा करो धूप के अंदर, 8 बजे तक रहा करो, हड्डियों का दर्द सही हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस रोग सही हो जाएगा, खून बढ़ जाएगा। और जिनके पीलिया हो जाता है उनको भी क्या किस में रखा जाता है, धूप में या सूर्य की रोशनी में या लाइट की रोशनी में। छोटे बच्चे के जो पीलिया हो जाता है तो उसे भी किस में रखा जाता है, सूर्य की रोशनी में। सर सूर्य की रोशनी में तो वो जल जाएगा बेचारा। अरे भैया शुरुआती प्रकाश, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो लाइट जो होती है अपन रोज चलाते हैं कमरे के अंदर, उस प्रकाश के अंदर उसको एक पात्र में रख के उसको लाइट दी जाती है। उससे होता क्या, उसका पीलिया दूर हो जाता है, उसकी जो हीमोग्लोबिन है, आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है आपके पास, रेड ब्लड सेल्स है, लाल रक्त कणिकाएं हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है, और पीलिया उसका क्या हो जाता है, बिल्कुल डब्ल्यूबीसी बिल्कुल खत्म हो जाती है उसकी, और आरबीसी बढ़ जाती है। बस समझ में आ गया। अब वही बात चल रही है अपने पास, शुरुआती प्रकाश में एनर्जी क्या होगी, कम, तो तरंगे आपको क्या दिखती है, ज्यादा। तो एनर्जी कम होगी, तरंग दैर्ध्य क्या होगी, अधिक होगी। अब चलते हैं और आगे चलते हैं अपने पास। क्या 12 बजे का टाइम था, ठीक है, पतंग उड़ाते हो कई बार आप, सूर्य की तेज रोशनी आपके आंखों पे पड़ती है, इधर से उधर होने की कोशिश करते हो, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है उस समय, लेकिन आपको तरंगे नजर नहीं आती है। तो एनर्जी ज्यादा होगी, तरंग दैर्ध्य क्या होगा, कम होगा। ये सब किसने बताया था आपको, प्लांक ने। बात समझ आ गया, नो टेंशन, क्लियर है बात आपके पास। नेक्स्ट सिद्धांत करते हैं, आगे बढ़ते हुए हैं, मैक्सवेल का तरंगीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत करेंगे, मैक्सवेल का तरंगीय सिद्धांत। आज सिद्धांत चल रहे हैं सारे, जल्दी जल्दी होंगे, छोटे टॉपिक हैं बिल्कुल आपके पास। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें आप। नेक्स्ट सिद्धांत है मैक्सवेल का तरंगीय सिद्धांत।
मैक्सवेल का तरंगी सिद्धांत क्या था आपके पास, बता रहे हैं आपको। देखो इधर, सबसे पहले एक चीज पूछेंगे आपसे, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है? सर ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया आपने? इजी क्वेश्चन था, वैसे कोई दिक्कत नहीं था, 2 क्षेत्र दे देता तो जल्दी से बता देते आप। आपको चुंबकीय क्षेत्र में करंट ज्यादा लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बनेगी, या विद्युत क्षेत्र में? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, कहां लगेगी? विद्युत क्षेत्र में ज्यादा करंट आएगा या चुंबकीय क्षेत्र में ज्यादा करंट आएगा? माइंड में विचार करो। चुंबकीय क्षेत्र पे, बता दूं, चुंबकीय क्षेत्र पे कम आएगा। कैसे सर? बेटा अगर चुंबकीय क्षेत्र में करंट ज्यादा आता ना तो एक बार चुंबक खरीद लाते अपन घर पे और बिजली का बिल नहीं चुकाना पड़ता, और इलेक्ट्रिसिटी चला लेते आराम से, लाइट चला लेते, पंखा चला लेते। लेकिन क्या होता है, ये ज्यादा करंट प्रभावित ना करता है। करता तो कौन है? विद्युत क्षेत्र करता है करंट ज्यादा प्रवाह। ये मालूम चल गया आपको। मैक्सवेल का तरंगी सिद्धांत आने वाला है अब आपको समझने में। देखो इधर, ये परमाणु है, ये नाभिक होता है, बाहर की ओर गतिशील कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। 2 प्रकार के क्षेत्र लगाएंगे। मैक्सवेल ने 2 क्षेत्र लगाए, एक लगाया चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर, और दूसरी बार लगाया इसने कौन सा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र। मैक्सवेल ने किसी परमाणु में तरंगीय गति का अध्ययन करने के लिए, लिखते चलो, मैक्सवेल ने किसी परमाणु में तरंगीय गति का अध्ययन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन में तरंगीय गति का अध्ययन करने के लिए 2 क्षेत्र लगाए, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। लगा दिया, लगा दिया, अब क्या होगा? उसका काम था लगाना, अब क्या होगा काम? तब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की गति का अध्ययन किया। अब बताइए आप, माइंड में विचार कीजिए आप, लॉजिकल टाइप क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ इलेक्ट्रॉन ज्यादा गति कहां करेगा, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में? विद्युत क्षेत्र में। तो इलेक्ट्रॉन तेजी से क्या करता है? रोटेशन करता है। कौन से क्षेत्र में? विद्युत क्षेत्र में। तो इसे कह दिया इन्होंने उच्च क्षेत्र, हायर पार्ट्स, ठीक है, उच्च क्षेत्र। इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी परमाणु में धारा प्रवाहित की जाती है तब इलेक्ट्रॉन की गति बड़े धीरे 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 होती है, और इसे दे दिया इसने निम्न क्षेत्र, और निम्न क्षेत्र में निम्न तरंगे बनेगी आपके पास। बात कंप्लीट। ये हमारी द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अब इन्होंने एक चित्र बताया था, किताब खोल के देखना बेटा, ठीक है। सिद्धांत चल रहा है आपके पास, तरंगी सिद्धांत है आपके पास। इन्होंने तरंगे गति करने के लिए ग्राफिंग मेथड का यूज किया। एक ग्राफ बनाया इन्होंने इस तरीके का, ये बढ़ाता चलेगा आगे, ठीक है। इसका यूज ही बताएंगे आज आपको हम। क्लियर है बात यहां तक के? अब देखो, इसको नीचे ही बना सकते हैं आप, इस तरीके से बना सकते हैं आप, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। अब इसको समझा देते हैं हम आपको। 2 क्षेत्र दिए थे, उच्च क्षेत्र और निम्न क्षेत्र। ऊपर वाला उच्च क्षेत्र और नीचे वाला निम्न क्षेत्र। बात कर लेते हैं, उच्च क्षेत्र कौन से क्षेत्र प्राप्त होगा, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में? जल्दी बताओ। उच्च तरंगे कहां बनेगी आपके पास? ये तरंगे हैं बेटा, ये क्या है आपके पास? ये तरंगे हैं आपके पास उच्च क्षेत्र की, और ये जो तरंगे हैं आपके पास, ये वाली जो तरंगे हैं वो है निम्न क्षेत्र की। तो निम्न क्षेत्र की जो तरंगे बनेगी, कम मात्रा में बनेगी, वो कौन से क्षेत्र में बनेगी आपके पास? चुंबकीय क्षेत्र में। तो इसके आगे लिख दो कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र। और उच्च तरंगे बनेगी कौन क्षेत्र में? विद्युत क्षेत्र में। अब लिखेंगे अपन अपने पास, अब लिखेंगे अब इस कहानी को।
मैक्सवेल ने किसी परमाणु में तरंगीय गति का अध्ययन करने के लिए दो क्षेत्र का उपयोग किया, एक चुंबकीय क्षेत्र और एक विद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र में तरंगे निम्न क्षेत्र में प्राप्त होती हैं, जबकि उच्च क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तरंगे प्राप्त होती है। इन तरंगों के निम्नलिखित क्या होते हैं? गुणधर्म। गुणधर्म नंबर 1, प्रॉपर्टीज नंबर 1। प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या होती है? ये जो तरंगे होती है प्रकाश के वेग में गति करती है। ये क्या चीज है? अगर इन तरंगों के मध्य कोई भी स्थान रख दिया जाए तो ये तरंगे गति नहीं करेगी, वहां से टकरा जाएगी। तो आगे बढ़ने के लिए कौन सा क्षेत्र चाहिए? निर्वात। और निर्वात में कौन गमन करेगा? प्रकाश का वेग। तो पहला टॉपिक लिख लो आप, ये तरंगे निर्वात में प्रकाश के वेग में, और प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति वेग से क्या करती है? गति करती है। पहला टॉपिक क्लियर है? दूसरा तरंग, ये तरंगे दोलायमान गति करती है। दोलायमान का मतलब है झिक 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 झिक, तरंगे के रूप में बढ़ी, कम हुई, पेड़ तेज से ऊपर आए, नीचे आए, फिर ऊपर गए। इस गति को बोलते हैं दोलायमान गति। ये तरंग, दूसरा टॉपिक लिख लो, ये तरंगे दोलायमान गति करती है आपके पास। बात कंप्लीट, नॉट आंसर। तीसरी बात, ये तरंगे एक दूसरे के लंबवत होती है, यानी एक ऊपर तो एक नीचे होगी, लंबवत होगी, एक खड़े रूप में आपके पास। ऐसे नहीं होगी ये तरंगे ऐसे करके यहां चली जाएगी और वहां चली जाएगी, ऐसे नहीं है। जैसे दिल की धड़कन होती है, कभी बढ़ती है कभी कम होती है। स्पिनोमीटर देखा होगा आपने, फिल्मों में तो देखते ही हो यार। उसमें क्या होता है? दिल की धड़कन झिक 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 झिक, खत्म, मर जाती है तो वो लाइन वहीं खत्म। वो नहीं होता है बेटा यहां पे। इसमें तो क्या होता है? एक वेग के अंदर तरंगे लंबवत चलती है। नॉट आंसर, क्लियर है बात आपकी बात? नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है आपके पास। ये तरंगे लंबवत होती है, दोलायमान गति करती है, प्रकाश के वेग में गति करती है। यहां तक की कहानी बता दी आपको। उच्च क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में निम्न तरंगे, इन तरंगों का उपयोग कहां होता है? सर ये उपयोग कहां हो सकता है? बताओ बेटा, कहां हो सकता है? होगा कहीं ना कहीं तो उपयोग होगा, तो मैक्सवेल बना होगा। मैक्सवेल ऐसे तो नहीं है, इच्छा हुई तो लिख दिया आपके सामने कि बच्चे पढ़ेंगे, कुछ ना तो कुछ तो पढ़ेंगे। उपयोग बताओ क्या यूज हो सकता है? माइंड में लगाओ थोड़ा विचार। साइंस ली है आपने, साइंस ली है भैया आपने, विचार कर लो क्या हो सकता है। मैं बताऊं? देखो इधर आप, एक ट्रिक दूंगा आपको, बचाना आप क्या है। इसका मतलब है बढ़ना, इसका मतलब है बढ़ना, और इसका मतलब है कम होना। फिर इसका मतलब है बढ़ना और इसका मतलब है कम होना। इसका मतलब बढ़ना, इसका मतलब कम होना। समझ आई क्या बात? सर क्या कम क्या अधिक? बेटा मैं बताता हूं आपको, ठीक है। जो भी सिग्नल बनते हैं टेलीकास्ट से, कुछ भी, माई FM, रेडियो मिर्ची 95, माई FM 92, कितने पे आता है? 100, पिंक सिटी। अलग अलग रेट पर आपके अलग अलग स्केल के ऊपर उनकी फ्रीक्वेंसी है। और रेडियो तो देखा ही होगा यार आप लोगों ने। यार रेडियो नहीं देखा क्या? रेडियो में क्या होता है? पहले की पुरानी बात हो रही है, आज तो मोबाइल से रेडियो चला लेते हैं अपन लोग, पता ही नहीं चलता क्या होता है। लेकिन इसमें भी मालूम चल जाएगा आपको, ट्रिक है, ट्रिक लगाओगे तो हो जाएगा काम, ठीक है। उस रेडियो, ये रेडियो है आपको मानो, एक स्केल लगी होती है रेडियो, पुराने रेडियो की बात है, मम्मी पापा से पूछ लेना, पता लग जाएगा उनको, ठीक है, बता देंगे वो आप लोगों को। एक स्केल लगा होता है और एक छोटी सी सुई उसके अंदर होती है, ठीक है, उस स्केल के अंदर, और साइड में एक घुमाने वाला एक यंत्र होता है, उसको घुमाया जाता है तो वो सुई रोटेशन करती है इस स्केल के ऊपर। सर ये तो
कर सकते हैं यार, इसमें क्या दिक्कत है, हमने कभी जिंदगी में देखी होगी, नहीं तो अब कर लेंगे, अब क्या दिक्कत है, नहीं करना नहीं है, हमने देखना होगा। जैसे ही ये स्केल, इस स्केल पे नंबर होते हैं 90, 100, 95 कितने भी होते हैं, जब इसको कम किया जाता है यानी 90 से कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी पे दूसरा चैनल चल जाएगा। ऐसे ही पहचान इसको अधिक किया जाएगा, वहां से हो रहा सारा टेलीकास्ट, अंतरिक्ष से हो रहा है बेटा, वहां अपन नहीं है, वहां सिग्नल है, ठीक है, वहीं से सारे टेलीकास्ट उससे कवर कर रहे हैं, और उसमें आईसी वगैरह होती है, इसमें इंटीग्रल सर्किट होता है आपके पास, एम्पलीफायर होता है इसके अंदर आपके पास, ये इनको सिग्नल लाने में काम करते हैं आपके पास, ठीक है। रेडियो के अंदर भी होता है ये चीज, टेलीविजन के अंदर भी होता है आपके पास। सर 1 नंबर दबाता हूं वो का वो चैनल आ जाता है, सर 4 नंबर दबाता हूं सिग्नल सेट करते हैं वो का वो दूसरा चैनल आ जाता है। यार भैया सेटिंग है यार, ये सारी जो यूज करता है कौन, मैक्सवेल करता है, इसमें तरंगों का खेल सारा कौन है, मैक्सवेल है। रेडियो आवृत्ति में फ्रीक्वेंसी को कम करना, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना, सारा गेम कौन करता है, मैक्सवेल करता है। तो बता सकते हैं रेडियो आवृत्ति में फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के परिवर्तन का अध्ययन मैक्सवेल के द्वारा किया जाता है। बात कंप्लीट। नेक्स्ट सिद्धांत डी ब्रोगली का द्वैत सिद्धांत। कौन सिद्धांत चलेगा, डी ब्रोगली का द्वैत सिद्धांत। डी ब्रोगली का द्वैत सिद्धांत। चलते हैं आगे, मजा आ रहा है, इजी मेथड है, बिल्कुल इजी मेथड है। आज तो मजा आ रहा होगा, आज आपको, आज पढ़ाने का तरीका कुछ और आ रहा होगा आपको, आएगा धीरे धीरे सब आएगा। चलते हैं अपने पास, देखो पढ़िए हिंदी, पढ़ाई है, टीचरों ने पढ़ाई तो है हिंदी यार, ठीक है। द्वैत यानी क्या होता है, द्वैत का मतलब क्या होता है, सर दो, सही बात है यार। द्वैत का मतलब दोहरा भी बोल सकते हैं, द्वैत का मतलब क्या होता है, दोहरा। लिखते चलो, अब लिखते चलो। डी ब्रोगली ने किसी भी पदार्थ के 2 गुणधर्म बताए। 2 गुणधर्म कौन कौन से थे, एक था कणीय और दूसरा था तरंगीय। ये पढ़ चुके हैं आप। कणीय सिद्धांत तो किसने दिया था, मैक्स प्लैंक ने, और मैक्सवेल ने दिया था तरंगीय सिद्धांत। तो किसी पदार्थ के 2 गुणधर्म होते हैं, कणीय व तरंगीय। अब कहानी बताता हूं आपको, है ना। 3 दोस्त थे। 3 दोस्त कौन कौन से, राम श्याम कालूराम ना था बेटा, मैक्सवेल था, मैक्स प्लैंक था, डी ब्रोगली था। तीनों घनिष्ठ मित्र थे, जान देने के लिए तैयार हमेशा। कोई भी लड़ मरता था, दूसरा चला जाता था, पिट के ही आ जाता था बेचारा, लेकिन जान देने के लिए क्या था, तैयार था आपके पास। मैक्सवेल, मैक्स प्लैंक और डी ब्रोगली। मैक्स प्लैंक ने कणीय सिद्धांत की खोज कर दी, मजा आ गया उसको, जीवन में मजा आ गया बहुत, पैसे मिले, खूब पब्लिकेशन हुआ, ठीक है, साइंटिस्ट बन गया वो, एक छोटी गरीब फैमिली का था, वो बड़ा आदमी हो गया वो, ठीक है। उससे कुछ सीखा कौन, मैक्सवेल। यार वो तो चला गया यार, मैक्स प्लैंक तो मजे ले गया यार अपनी जिंदगी के अंदर। मैंने क्या किया, मैक्सवेल बोलते कि यार कुछ मैं भी करके दिखाऊंगा आपके पास। मैक्सवेल ने तरंगीय सिद्धांत पे लागू कर दिया सिद्धांत, मैक्सवेल भी बहुत प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद कौन आया, डी ब्रोगली। दिल बड़ा छोटा था, करने को तो बहुत कुछ था, लेकिन करे क्या, कुछ ना आवे अब बेटा। डी ब्रोगली लेके बेटा सब कुछ को
आजा बेटा मैक्सवेल, आजा तू भी मैक्स प्लांक। अब क्या करूं, मेरा गुजारा कौन चलाएगा। मैक्सवेल और मैक्स प्लांक ने उस पर धावस दिया, बेटा भाई कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तेरे साथ हमेशा खड़े थे और आज भी हम तेरे साथ खड़े हैं। आधा टुकड़ा तू ले जा, आधा टुकड़ा तू ले जा, हो जा, मजा आ जाएगा तेरे को डी ब्रोगली। तो मैक्सवेल ने बोला कि यार तू ऐसा कर, तू तरंगों पे एक सितारा लगा। मैक्स प्लांक ने बोला तू एक काम कर, तू कणों पे भी उसी को लागू कर दे और तेरा सिद्धांत चल जाएगा। तो डी ब्रोगली कहा यार वास्तव में यार ये चीजें तो यार इन्होंने पहले बता दी थी, तो मैं इस चीजों पे विचार करता हूं कि क्या ऐसा जिंदगी में होता है क्या। अभी बताएंगे आपको, टेंशन नहीं लेने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, टेंशन हम लेंगे आपके साथ। आप तो विचार करते रहो क्या क्या करना है अपनों को। द्वैत यानी क्या होता है, दोहरा। तो इन्होंने कणीय और तरंगीय के गुणधर्म को एक ही पदार्थ के अंदर समझाया और कुछ उदाहरण दिए, और ऐसे ऐसे उदाहरण थे कि मजा आ जाएगा आपको, अपनी जिंदगी में देखे भी होंगे। एक पदार्थ है वो कणीय रूप में पाया जाएगा और तरंगीय रूप में पाया जाएगा। करो 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 विचार, क्या कर रहे हो विचार, भाई बैठो विचार करो यार, क्या करोगे अब कोरोना में, करना क्या है, विचार ही तो करना है अपनों को, ठीक है। पढ़ा तो गुरुजी रहे ही है, सब्सक्राइब तुम बढ़ा नहीं रहे, सब्सक्राइब करो भाई, शेयर करो, दोस्तों को भी शेयर करवाओ, घर पे जितने मोबाइल उनको भी शेयर करो, सब्सक्राइब तो कर दो यार। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। देखो इधर समुद्र की लहरें देखी होगी आपने अपने जीवन में, जल की बात कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं आज आपके सामने। समुद्र की लहरें किस समान गति करती है, तरंगी रूप में गति करती है। किस रूप में गति करती है, तरंगी रूप में गति करती है। जल तरंगी रूप में पाया जाता है, तो जल कणीय रूप में भी पाया जाता होगा। डी ब्रोगली बता रहा है यार, तुम तो इमेजिन लगाते रहो। बारिश की जब छोटी 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 बूंदे जब आती है, फुहार, तो किस रूप में दिखाई देती है आपको, बूंदों के रूप में दिखाई देती है, छोटे छोटे कणों के रूप में दिखाई देती है, वो भी तो वाटर ही है। एक बात क्लियर है, बात नॉट आंसर, क्लियर बात, जल की बात कंप्लीट। अब बता रहे हैं आपको लाइट, प्रकाश, मॉर्निंग काल का प्रकाश कैसे दिखाई देता है आपको, तरंगी रूप में। किस रूप में दिखाई देता है, तरंगी रूप में। नहीं आता तो दूसरा और बताएंगे आपको, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। अंधेरे कमरे में जब प्रकाश को गिरा जाता है तो रोशनी सी नजर आती है आपको, तरंगी रूप में दिखाई देती है, ठीक है। उसी प्रकाश के कण, प्रकाश के गुणधर्म को बताना है कणीय रूप में, क्या दिखाई देता है, नहीं दिखता है। अंधेरे कमरे में जब प्रकाश को जब गुजारा जाता है आपके पास, तो वो जो धूल के कण कैसे नजर आते हैं, चमकते हुए। तो धूल के कण आपको छोटे छोटे कणों के रूप में दिखाई देते हैं आपको। वो भी कौन कर रहा है, लाइट ही तो कर रहा है। और मेरे कमरे में देख रहे थे क्या तुम, आंखें तो तुम्हारे पास ही थी, नहीं देख पा रहे थे, दिखा तो कौन रहा है, लाइट ही दिखा रहा है आपके पास। तो अंधेरे कमरे में जब धूल के कण दिखाई देंगे आपको, तो किस प्रकार प्रदर्शित होगा आपको, कणीय रूप में। इसी वैज्ञानिक का साथ देने के लिए, डी ब्रोगली का साथ देने के लिए दो वैज्ञानिक तो पहले ही खड़े हुए थे, मैक्सवेल और मैक्स प्लांक तो पहले ही खड़े हुए थे, और एक और आया, एक और दूसरी कंपनी का एक आदमी और आ गया, ठीक है, और उसका नाम था आइंस्टीन। कौन था, आइंस्टीन। तो डी ब्रोगली का एक साथ देने वाला एक व्यक्ति और आया, और उसका नाम था कौन सा, आइंस्टीन। आइंस्टीन ने ऊर्जा बताई थी, क्या बोलो बोलो, ऊर्जा बोलो बेटा, पढ़ के आए हो, साइंस ली है तुम लोगों ने, बैठे रहने के लिए थोड़ी ली है। आइंस्टीन ने सिद्धांत दिया था, E बराबर ऊर्जा के लिए 9-10 से पढ़ के आए हैं, E बराबर क्या होता था, mc²। और प्लांक के अनुसार क्या था, प्लांक के अनुसार ऊर्जा का अध्ययन किसमें किया था, E डेल E बराबर, डेल E बेटा, डेल E बराबर क्या है, SC/λ, जो पढ़ के आ गए आप,
C से C कैंसिल हो सकता है, दोनों ऊर्जा जब बराबर हो जाए। सर क्या निकालना चाहते हैं आप, क्या बोलना चाहते हैं सर? बेटा थ्यावस रख ले थोड़ी सी, अभी बताएंगे आपको हम। दोनों ऊर्जा बराबर हो गई, C से C कैंसिल हो गया, HY लैम्डा इधर आ गया अपने पास, M इंटू C आपके पास है। कुछ ना कुछ तो चीज आएगी बेटा, देख अभी तू देखता जा। संवेग की परिभाषा बोल, संवेग का फॉर्मूला बोल, द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी। संवेग को बोलते हैं P, लिख ले। P बराबर होता है m इंटू वी, द्रव्यमान इंटू वेग, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग। बात कंप्लीट है, कोई टेंशन नहीं है यहां तक। अब देखो v को क्या बोलते हैं, वेग। c को भी क्या बोलते हैं, प्रकाश का वेग। बात कंप्लीट, नॉट टेंशन, समझ में आ रही होगी, धीरे 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 आ जाएगी, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। HY लैम्डा P बराबर m इंटू वी, m ये रहा, v को C भी बोल सकते हैं, C भी प्रकाश का वेग, ये भी वेलोसिटी। तो इस जगह क्या लिख सकते हैं अपने पास, P। तो बहुत अच्छा वैज्ञानिक था डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने संवेग तरंगदैर्ध्य का भी अध्ययन किया, जिसका फॉर्मूला होता है HY लैम्डा बराबर क्या होता है, P फॉर संवेग। बात कंप्लीट है, नॉट आंसर, क्लियर है बात, इजी टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर, हटा दे इसको।